नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य अरुण सिंह ने भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की अध्यक्षता में बजट व अन्य मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता किया। देखिए जनपद मिर्जापुर से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज जनपद मिर्जापुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार सिंह जी का आगमन हुआ, जिसपे उन्होंने बताया जनपद के तमाम विकास कार्यों के बारे में और विकास कार्य के साथ साथ उस बिल पर भी विशेष जो है उन्होंने चर्चा करते हुए काफ़ी सारी बातों को बताया। अब मैं चल रहा हूं, मैं सुनाने का प्रयास करूंगा कि वो क्या बोले। बस अभी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में रखा गया और यह समावेशी बजट था। सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा, सभी लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस बजट के माध्यम से यह सुनिश्चित उनको शीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिले। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मकान स्वीकृत हो गए और लगभग 2 करोड़ 80 लाख मकान बन चुके हैं। और यह केंद्रीय बजट में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बजट की धनराशि है वह 66% बढ़ाई गई है। मतलब 79,000 करोड़ रुपए, यह 79,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मकान के लिए धन आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री जी सदैव उनके मन में यह चिंता रहती है कि एक एक गरीब का पक्का मकान बने और महिलाएं इसके माध्यम से लखपति हो रही है, क्योंकि महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हर घर नल से जल होना चाहिए। जब मैं अपने गांव बैधा जा रहा था तो मैं देखा कम से कम 8 से 10 बड़ी बड़ी टंकियां बन रही हैं, पानी की टंकी। गांव वाले कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि दूर दराज के गांव में पानी की टंकी भी बनेगी। लेकिन आज 6 करोड़ 29 लाख से अधिक जल जीवन मिशन के माध्यम से नल से जल पहुंचाया जा चुका है घरों में। और इस बजट में देखेंगे तो 70,000 करोड़ रुपए, पहले 60,000 करोड़ रुपए था, इस बजट में 70,000 करोड़ रुपए कहीं खर्च होगा तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, लोग बीमार न रहें। तो लोगों की चिंता अगर कोई कर रहे हैं, आम जन की कोई चिंता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। एक बजट की और खासियत है, जहां पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है। 2,20,000 करोड़ रुपए बजट में लोकेट किया गया। यह भी इस बात सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम पारंपरिक जो खेती है, पारंपरिक खाद है, उसके लिए ऑर्गेनिक खाद के लिए हम आगे बढ़ें, क्योंकि यूरिया नुकसान करती है। इसलिए 10,000 करोड़ रुपए के माध्यम से गोवर्धन योजना शुरू की जा रही है। कंपोस्ट खाद भी बनेगी, ऑर्गेनिक खाद भी बनेगा, उसके कई संयंत्र लगाए जाएंगे और उसको देख करके और लोग भी प्राइवेट सेक्टर में लगाने का काम करेंगे। ये गोवर्धन योजना यह इस बजट में अनाउंसमेंट हुई है। इससे भी लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कोई गरीब भूखा पेट न सोए। जहां 28 महीने से 28 मंथ से 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, वहीं बजट में 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से रखा गया और इसको 1 साल बढ़ाया गया कि लोगों को अनाज मुफ्त में मिले। यह इसमें खासियत है। उसी के साथ साथ 740 एकलव्य, आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय बनेंगे और किसानों का क्रेडिट जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया। 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। प्रोविजन बैंक उसका लोन देंगे और जो
अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी स्कीम आई है, लेकिन मूल बात यह है कि इस केंद्र सरकार, मोदी सरकार के सप्तऋषि प्राथमिकता, जिनके सप्तऋषि प्राथमिकता, 7 प्राथमिकता, जिसमें समावेशी विकास, गरीबों का कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी इत्यादि के माध्यम से अगला 25 वर्ष जो है वह अमृतकाल के रूप में यह मोदी जी ने संकल्प लिया है और उसी के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है। भारत की प्रशंसा पूरा विश्व के सभी देश कर रहे हैं, क्योंकि भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। जहां पहले 12 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनता था, आज 37 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है। रेलवे के लिए रेलवे में लाइनें अलग अलग नई पटरी भी बिछ रही है, ब्रॉड गेज पटरी हो रहा है। उसी के साथ साथ भारत में जो है आज हम डिफेंस के क्षेत्र में पहले इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट। मोबाइल पहले इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले 2 कंपनियां थी मोबाइल की, अब 350 से अधिक कंपनियां देश भर में हो चुकी हैं। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सभी भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। तभी तो भारत विश्व के सबसे तेज गति से चलने वाला अर्थव्यवस्था है। अमेरिका है, यूरोप है, यह सारे की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का हम सभी देशवासी अभिनंदन करते हैं, उनकी दूरदृष्टि के लिए, उनकी स्पष्ट नीति के लिए, और उनकी जो उन्होंने काम देश के समक्ष विशेष रूप से गरीबों और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर में जो मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज शुरू हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, विंध्य कॉरिडोर का भव्य निर्माण हो रहा है। उसी के साथ साथ चारों ओर सड़कों का जाल भी बिछ रहा है। अन्य योजनाएं भी तेजी से चल रही है। आपके मन में तो कोई बात होगी तो ज़रूर मैं बता दूंगा। हम ग्रीन ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण के बचाने के लिए हाइड्रोजन एनर्जी हो, चाहे अल्टरनेट एनर्जी के माध्यम से सौर ऊर्जा हो, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। विंड एनर्जी को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। एथेनॉल का मिक्सिंग हो रहा है। एथेनॉल की अधिक से अधिक मात्रा 20% को लक्ष्य के लेकर के उसका डीजल पेट्रोल में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। और उसी के साथ साथ यूरिया के जो दुष्प्रभाव है, जो ज़मीन खराब होती है, उस क्षेत्र में जैसे मैंने कहा आगे ऑर्गेनिक प्रकार के नेचुरल खाद उसमें को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आने वाले समय में बहुत शीघ्र ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नैनो यूरिया जो आ रही है उसका छिड़काव भी होगा। किसानों को मोबाइल पे और अधिक व्यवस्थित टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको फसल के बारे में भी, बारिश के बारे में भी, और उसका दाम है उसके बारे में भी उनको जानकारी दिया जाएगा। पूरे देश की जानकारी उनके समझ उपलब्ध होगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का किसानों के लिए बहुत अधिक आगे जो बढ़ावा के माध्यम से उनको लाभ होने वाला है। आपको बताइए भाई, अब आपका कुछ हो तो। देश में विरोधी दलों की कई गठबंधन बन रहे हैं, क्या 2024 के लिए घातक नहीं होगा? यह विरोधी दल 2019 से पहले भी इस प्रकार की बातें करते थे। कभी ममता बनर्जी जी के स्टेज पे जाकर के, कभी अखिलेश जी के स्टेज पे जाकर के, कभी किसी स्टेज पे जाकर के एक होने की कोशिश करते थे। लेकिन विपक्ष की पार्टियां के पास न कोई विजन है, न कोई उनकी नीति है, न तो उनके पास कोई काम करने का स्पष्ट एजेंडा है। अंधा प्रेम और दूसरा अंधा विरोध, क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? अंधा प्रेम मतलब अंधा प्रेम और अंधा विरोध क्या लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? बिल्कुल। मैं तो विपक्ष की पार्टियों से कहूँगा कि देश जो प्रगति कर रहा है, आप बताइए कि जो कांग्रेस ने शासन किया केंद्र में लगभग 6 दशक तक, उसके अलावा प्रदेश में भी सपा बसपा ने शासन किया, क्यों गरीबों को पीने का पानी आपने नहीं दिया? आम जन को पीने का पानी क्यों नहीं दिया? क्यों उनके मकान नहीं बनवाए? क्यों शौचालय नहीं बनवाए? क्यों उनको गैस कनेक्शन देने का काम नहीं किया? यह हमारी सरकार जो है, मोदी जी की सरकार है, उसने जो ये काम किया है, इन्होंने नहीं किया, तभी तो करना पड़ा। नहीं तो 9 करोड़ 60 लाख लोगों को LPG का कनेक्शन देना, 11 करोड़ 70 लाख शौचालय बनवाना, और उसके साथ साथ 47 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खोलना, यह 2 करोड़ 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाना, 6 करोड़ से अधिक नल से जल की व्यवस्था करना,
यह अगर विपक्ष ने किया होता 6 दशक में तो ये नहीं करने पड़ते। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए कि नहीं किया? भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए या नहीं किया? भारत सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा जो हमारी यहाँ संस्कृति रही है, अध्यात्म रहा है, उसको मानता रहा है और हमको गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं और ऐसे हमारे सांस्कृतिक जो परंपरा है, अध्यात्म है, यह गौरवशाली रहा है, इसमें हमें गर्व है। सर, मुसलमानों को लेकर हमारा आंदोलन जान गया है, मुसलमान नमाज पढ़े और हिंदू लड़की ऐसा नहीं किया। मैंने सुना नहीं ऐसा नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन इस प्रकार के वक्तव्य से मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, अडानी जी को लेकर जो आज स्थिति पैदा हो गई पूरे देश में, हर आदमी जो है बना हुआ है, क्या कहना है, किस तरीके से सेबी और देखिए जो रेगुलेटर है ना, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सेबी हो, सब अपना मत भी स्पष्ट कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट सब आ भी रही है, इसलिए हमको सब उनकी रिपोर्ट पे ही विश्वास करना चाहिए। यह विपक्ष की सोच है, लेकिन हम अगर विकास चाहते हैं तो हम किसी भी जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रीज है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। जब हम ऐसा वातावरण निर्मित करें जहाँ एक तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अधिक से अधिक उद्योग लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, उद्योग लगेगा तो टैक्स कलेक्शन होगा, और जब टैक्स कलेक्शन होगा तभी गरीबों का सपना साकार हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी के उद्योग के विरोधी नहीं हो सकते। इंडियन बैंक की रिपोर्ट में सच्चाई क्या है? जो केंद्रित हो रही है, एक जगह केंद्रित हो रही है, उसी को कई उद्योगपतियों को जोड़ा जाता है। और जैसे अडानी ही सर्वोपरि है इस समय, तो पूंजी वहां जाके कहीं ना कहीं डर नहीं, पूंजी एक जगह नहीं जुड़े। करेंगे तो क्या? एक मिनट, बैंकिंग के क्षेत्र में SBI सबसे बड़ा है, LIC के अपना इंश्योरेंस के क्षेत्र में एक मिनट लगा है अडानी में, तो 1% से कम है भाई, 1% से एक मिनट। हिडनबर्ग अच्छा, हिडनबर्ग पे मत जाइए, हिडनबर्ग के रिपोर्ट पे जाएंगे तो बहुत कुछ उसमें तथ्य नहीं है, इसलिए हिडनबर्ग क्या बोलता है, हिडनबर्ग को अमेरिका में ब्लैकलिस्ट किया गया है। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी खुद ही खराब है, तो उसको अमेरिका में ब्लैकलिस्ट किया गया है। किया जा रहा है कि आम लोग कैसे जानेंगे उस बात को, क्योंकि अभी तो हिडनबर्ग और अडानी की ही अरे हिडनबर्ग को भूल जाइए एक मिनट के लिए। हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, वो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है, इनका वर्ल्ड में बहुत नाम है और हमारे रेगुलेटर पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है, इसलिए इनकी जो रिपोर्ट आती है उसी पे अपने को विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, ये जो बात आ रही है रामचरित मानस को लेकर, बिहार से रामचरित मानस को लेकर बातें की जा रही हैं, जिस तरीके की बातें रखी जा रही हैं, तो क्या कहना है? हम इतने कहेंगे, रामचरित मानस एक एक भारतीय को किस प्रकार से उसकी जीवन पद्धति होनी चाहिए, लोगों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावना उससे हम सबको मिलती है। हमको रामचरितमानस पे गर्व है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अभी बार रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आई थी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि गरीबों और अमीरों में खाइयाँ बढ़ती जा रही है, हमारे देश में अमीर बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ % के पास ही देश का आधा खजाना है। आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी पढ़ के बोलते हैं क्या, या उनके ज्ञान के बारे में, राहुल गांधी को ज्ञान के बारे में अगर आपको लगता है कि ज्ञानी है, आपको मन से लगता है ज्ञानी आदमी? कभी भी उनका देखिए किस प्रकार से वो बातें रखते हैं, उनकी बात में जो रखते हैं, कभी भी किस प्रकार से हमारे देश के जो सेना के जवान हैं उनका मनोबल नीचे करना, देश के सम्मान को नीचे करना, अपने संस्कृति को नीचे रखना, वही तो बात करते हैं। उनको कभी भी किसी भी विषय पर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उनसे पूछे बिना पेपर लिए, वही बात अगर 10 बात पूछे 10 में 5 का जवाब सही देते तो मैं कहूँगा। भारत जोड़ो यात्रा का क्या पैक पड़ा है? भारत जोड़ो यात्रा का पैक तेरा है, इम्पैक्ट तेरा है कि भारत जोड़ो यात्रा जितनी तेज़ी से निकली वह दिशाहीन यात्रा थी और कांग्रेस छोड़ो लगातार होता रहा, अभी भी चल रहा है। एक तरफ भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस लोग छोड़ करके जा रहा है। भारत तो सदियों से एक रहा है, भारत अलग कहाँ रहा है? अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, कश्मीर में वहाँ भगवान शंकर हैं और कन्याकुमारी में देखेंगे माँ पार्वती है, दोनों भारत की ओर देख रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का देखेंगे तो वह भी किस प्रकार से भारत को आध्यात्मिक रूप से अलग अलग स्थानों से जुड़ने का काम किया। तो भारत तो सदियों से जुड़ा रहा है। त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गणेश चतुर्थी हो, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो भारत तो सदियों से एक रहा है। अगर भारत को तोड़ने का कोई काम किया है, चाहे नक्सलाइट समस्या कोई उत्पन्न किया है, चाहे अलगाववादी की समस्या को उत्पन्न किया है, चाहे आतंकवादी की समस्या उत्पन्न किया है, तो ये कांग्रेस पार्टी ही रही है। ये सभी देशवासी जानते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर लगातार विवाद बचा हुआ है, ऐसे में ये कोई दिक्कत करते हैं या चमत्कार चला यार कक्षे पछो चलिए बागेश्वर बाबा को अब आप लोग रिसर्च करिए। लेकिन सरकार ने मिर्जापुर को भागीदारी होगा ये मेन। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।